तो आरबीसी के हमने कुछ पॉइंट देख लिए थे। अब आगे चलते हैं, आरबीसी में हमने क्या सीख लिया था पहले वो आप देखना। तो हमने एक बात तो ये देखी थी, आरबीसी जो है इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन किस किस का बना होता है वो आपको पता है। हीमोग्लोबिन के अंदर हीम होता है, ग्लोबिन होता है, और हीम आपको पता है हीम जो है उसको हमारी बॉडी बना नहीं पाती, तो हीम जो है इसको हम कहाँ से ले लेते हैं, हीम को हम ले लेते हैं भोजन के थ्रू, फूड के थ्रू। और कौन से भोजन के थ्रू, जिसके अंदर आयरन हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो ग्लोबिन होता है वो ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और ग्लोबिन के प्रोटीन होने के कारण ही हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन होता है, ये भी हमने देख लिया था। और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण हमारी बॉडी खुद ही कर लेती है, और हमारी बॉडी में कौन कर लेता है इसका निर्माण, लीवर कर लेता है। चलो यहाँ तक की हमने बात पूरी कर ली थी। अब आगे सुनना बात। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दी थी आरबीसी की शेप के ऊपर, कि आरबीसी की जो शेप है वो कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है और सर्कुलर होती है, पूरी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। और यहाँ हमने एनीमिया को भी एक्सप्लेन कर लिया था कि एनीमिया क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं, और आगे वाली चीज में कुछ पॉइंट देखना आप। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आरबीसी, पहले हम हीमोग्लोबिन देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, फंक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं हीमोग्लोबिन का कार्य फंक्शन क्या होता है, तो पहले मुझे आप एक जवाब देना, हीमोग्लोबिन का जो काम होगा वही तो काम आरबीसी का होगा। क्योंकि आप मुझे बताओ आरबीसी में है क्या, आरबीसी में कुछ नहीं है, आरबीसी में तो हर जगह हीमोग्लोबिन ही भरा हुआ है। तो कॉमन सेंस की बात है कि हीमोग्लोबिन का काम आ जाए या आरबीसी का काम आ जाए, एक ही बात है। तो दोनों को हम सेम पढ़ेंगे। आरबीसी का फंक्शन भी वही है जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन है। अब शुरू करते हैं हम आगे एक एक करके इसका काम क्या है। तो हीमोग्लोबिन का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो एक ही काम है, हीमोग्लोबिन एक ही काम करता है, और जो एक काम करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुनना, हीमोग्लोबिन का पहला काम कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का मतलब ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। अब बात समझना, ये वाली बात मैं बताऊंगा, इस वाली बात को मैं यहीं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन दूसरी बात को मैं आगे दूसरी बात है उसको मैं अभी एक्सप्लेन ना करके आगे करूंगा, ठीक है ना, दूसरे वाले लेसन में। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ साथ हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका भी परिवहन करता है। परिवहन बोलता है, ट्रांसपोर्ट बोलता है, सर्कुलेशन बोलता है, एक ही बात है। अब बात समझना, तो हीमोग्लोबिन के काम तो समझ में आ गए, पर इनमें से डिटेल में अभी मैं थोड़ा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, और किसका ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। पर हम थोड़ी सी डिटेल इसकी पढ़ लेते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की। अब थोड़ा सुनना, ये जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मैं बोल रहा हूँ, याद करो जब मैंने आपको बताया था, ये जैसे ये हीमोग्लोबिन, ये मैंने हीमोग्लोबिन बता दिया आपको। और अगर आपको पता हो तो हमने सेल पढ़ी थी, शुरू की क्लास के अंदर हमने सेल पढ़ी थी, और सेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और आपको पता हो तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब जुड़ जाते हैं, तो आप मुझे बताना ऑक्सीजन और ग्लूकोज के जुड़ने से क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है। एनर्जी का मतलब क्या बन जाती है, ऊर्जा। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर जो ऑक्सीजन आई है, इसको ऑक्सीजन को लेके कौन आ रहा है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाता है, सेल तक पहुंचाता है, और सेल के अंदर क्या बन जाती है, एनर्जी। सेल के अंदर एनर्जी बन जाती है। अब बात समझना यहाँ पर, ये हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को लेके जाता है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को लेके जाता है तो दोनों जुड़ जाते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और अपनी ऑक्सीजन को कहां डाल देगा, सेल के अंदर डाल देगा। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब जुड़ते हैं तो एक चीज बनती है, और जो चीज बनती है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उस चीज को हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आपसे पूछो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो आप बोल देना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसके बारे में एक बात सुनना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसका जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है, ये रेड रंग का होता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का लाल रंग हो गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन का रंग लाल नहीं होता। किसका रंग लाल होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लाल रंग होने के कारण ही हमारा जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड होता है इसका रंग कौन सा होता है। तो क्वेश्चन आ जाए ब्लड का जो कलर होता है वो किस कारण आता है, तो आपको पता लग गया ब्लड का जो कलर है वो किस कारण आता है, ब्लड का कारण हीमोग्लोबिन के कारण। तो हमारा जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है, क्यों आता है, तो आप बोल देना हीमोग्लोबिन के कारण। पर रियल आंसर क्या आएगा, हीमोग्लोबिन ना आके क्या आएगा, रियल आंसर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है कि ब्लड का रंग जो है वो लाल होता है, तो बेटर आंसर तो क्या बोलोगे, बेटर आंसर आएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, पर अगर ऑक्सी ऑप्शन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना दे रखा हो तो आप बोल देना हीमोग्लोबिन, और अगर ऑप्शन में हीमोग्लोबिन भी ना दे रखा हो तो आप बोल देना आंसर क्या बोल देना आप, आरबीसी। तो ये पता लग गया क्या कारण है, किसके कारण आता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और आरबीसी। तो बेटर आंसर क्या है इसका,
सबसे बेटर आंसर इसका ये आएगा। पर अगर ऑप्शन में ना दे तो ये क्या है, चलो ठीक है, तो इसका काम पता लग गया आपको क्या है। आगे चलते हैं। CO2 जो परिवहन था, ट्रांसपोर्ट था, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब आगे की बात सुनना, और वो जो आगे की बात है वो हम कुछ नोट के रूप में पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट को हम नोट के रूप में पढ़ लेते हैं। अभी आरबीसी चल रही है। पहली बात, आप सभी लोगों को पता है हीमोग्लोबिन होता है, और सभी लोगों को पता है हीमोग्लोबिन जो है वो किस किस का बना होता है, ग्लोबिन का बना होता है। ये बात हमने कल भी देखी थी। और किसका बना होता है, ग्लोबिन के साथ किसका बना होता है, हीम का बना होता है। ये भी बात हमने देखी थी, ग्लोबिन का बना होता है और हीम का बना होता है। और यहाँ पर एक बात ये समझना, ग्लोबिन और हीम का तो बना होता है। अब यहाँ पर काम की बात ये समझना, ये हीम मैंने आपको बताया था, हीम किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। ये हीम जो है ये आयरन का बना होता है, ये हमने देख लिया था। अब यहाँ पर रुकने और काम की बात समझना, ये जो आयरन का बना होता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम होता है, हीम के अंदर जो आयरन होता है, ये आयरन होता तो है, पर ये आयरन कौन सी अवस्था में पाया था, तो ध्यान रखना ये आयरन होता है Fe+2 अवस्था में। अब ये Fe+2 क्या होता है, केमिस्ट्री में समझोगे आप, ये आयरन के ऊपर जो मैंने +2 लगाया, +3 लगाया, इसका मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीकरण अंक होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, इनको आप फिजिक्स के अंदर समझोगे। तो आयरन कौन सी अवस्था में पता है, Fe+2, और Fe+2 को हम कौन सी अवस्था भी बोलते हैं, फेरस अवस्था। इसको हम फेरस अवस्था भी बोलते हैं। तो ये पता लग गया आपको फेरस अवस्था क्या होता है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए फेरस स्टेट कि हीमोग्लोबिन में आयरन कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो आप बोल देना फेरस अवस्था में पाया जाता है। चलो ठीक है, आगे और सुनना। ये हीमोग्लोबिन जो है, इनकी हमारे शरीर में क्वांटिटी कितनी है, तो इसकी मात्रा कितनी है वो भी देख लेते हैं हम। हीमोग्लोबिन की मात्रा हम देख लेते हैं, क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ सकता है, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो मात्रा देखना आप, मेल के अंदर कितना होता है, पहले हमें फीमेल लिख लेते हैं या हम मेल लिख लेते हैं। तो फीमेल जो है इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 12 से 14, जबकि मेल जो है इस मेल के अंदर कितना पाता है, 14 से 16, कितना ग्राम, और यहाँ भी ग्राम, और कितने में, डेसीलीटर। डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर, यहाँ पर मैं डीएल लिख देता हूँ, डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर। इसका मतलब ये हो गया कि एक डेसीलीटर जो ब्लड होगा इसमें मेल के अंदर तो कितना पाएगा, 14 से 16, और फीमेल में कितना पाएगा, 12 से 14। आप बोलोगे कि सर ये मेल और फीमेल में दोनों में हीमोग्लोबिन क्यों अलग अलग पाया जाता है, तो आप खुद ही मुझे बताना दोनों में हीमोग्लोबिन क्यों अलग अलग पाया जाता है। अगर आपका दिमाग काम कर रहा हो तो आप मुझे बताना, मेल और फीमेल दोनों में आरबीसी अलग थी या सेम थी, अलग अलग थी ना। याद होगा आपको, मेल के अंदर आरबीसी थोड़ी ज्यादा होती है और फीमेल के अंदर आरबीसी कम होती है। तो आप मुझे बताना आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन है, तो कॉमन सेंस की बात है, आरबीसी अगर मेल में ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन भी मेल में ज्यादा होगा, और अगर आरबीसी फीमेल के अंदर कम है तो हीमोग्लोबिन भी फीमेल में कम होगा। तो ये चीज समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, वैसे से पूछता नहीं है पर फिर भी कभी पूछ ले आपसे, तो एक हीमोग्लोबिन जो है, बस ये रखना, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है, एक हीमोग्लोबिन के अणु से ऑक्सीजन जुड़ता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ऑक्सीजन जुड़ते हैं, पर कितने मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो वैसे इंपोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी याद रखना, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ते हैं, तो 4। तो 1 हीमोग्लोबिन बाइंड होता है कितने ऑक्सीजन से, 4 ऑक्सीजन से बाइंड होता है। ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे सुनना, ये 4th बात समझ में आ गई। अब 4th वाली जो बात है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं 4th पॉइंट से। अब सुनना क्या होता है, ये मैंने आरबीसी बना दी, ये हमने आरबीसी बना दी। अब आरबीसी जो है इसका जीवन काल होता है, जीवन काल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पान। आरबीसी का जीवन काल है, और आरबीसी जो है इसका जो जीवन काल है, ये जीवन काल कितना होता है, ये 120 दिन, अप्रोक्सीमेटली 120 दिन होता है, 120 डेज, लगभग बता रहा हूँ। तो आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रहती है, 120 दिन तक, और 120 दिन तक जिंदा रहने के बाद ये आरबीसी जो है ये मर जाती है। तो 120 दिन तक जिंदा रहने के बाद आरबीसी जो है ये मर जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात समझना, ये जो मृत्यु है उसके बाद क्या होता है, आरबीसी मर गई, तो जो मरी हुई आरबीसी है, ये जो मरी हुई आरबीसी है, मरी हुई आरबीसी को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, डेड आरबीसी। तो जो मरी हुई आरबीसी है ये हमारे शरीर के एक अंग में चल जाती है, और उस अंग का नाम क्या है, उस अंग का नाम होता है स्प्लीन, और स्प्लीन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पिलिया। स्प्लीन को हम हिंदी में बोलते हैं पिलिया। तो मरी हुई आरबीसी जो दिख रही है आपको, बताओ कहाँ चल जाती है, तो मरी हुई आरबीसी चल जाती है पिलिया में, स्प्लीन में, और पिलिया में जाके क्या करते हैं, पिलिया में जाकर क्या करता है, इस आरबीसी जो है, इस आरबीसी को नष्ट कर दिया जाता है। आरबीसी जो है इसको नष्ट कर दिया जाता है, और नष्ट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेस्ट्रॉय। आरबीसी जो है इसको डेस्ट्रॉय कर दिया जाता है। चलो ठीक है, पता लग गया। स्प्लीन हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक अंग है, स्प्लीन बोल दो, हिंदी में पिलिया बोल दो, इसको एक नाम से और जानते हैं, अगर लिखना हो तो आपको तिल्ली
तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। चलो अब सुनना आप आगे की बात, ये चीज तो समझ में आ गया आपके। आगे देखते हैं, क्योंकि स्प्लीन जो है, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि स्प्लीन में आरबीसी को नष्ट किया जा रहा है, इसलिए एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है, ये जो स्प्लीन है, इस स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, इस स्प्लीन को हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। स्प्लीन को हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। कब्रिस्तान जो है, कब्रिस्तान जो है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान को इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ये चीज समझ में आ गई, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होता है, कैसे होता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है इस फिल्म को। क्यों बोला जाता है पता लग गया, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद समझना, आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से फिफ्थ पॉइंट में चलते हैं। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, तो सुनना। आप मुझे बताओ, जब स्प्लीन जो दिख रहा है आपको, ये जो स्प्लीन है, इसके अंदर आरबीसी नष्ट होगी, अभी हमने पढ़ लिया। स्प्लीन जो है, इसके अंदर आरबीसी नष्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेस्ट्रॉय। इसमें आरबीसी नष्ट हो गया। अब आगे की बात सुनना, जब आरबीसी नष्ट हो जाती है, तो आरबीसी के नष्ट होने से एक चीज बनती है, आरबीसी के नष्ट होने से एक चीज बनती है, और जो चीज बनती है आरबीसी के नष्ट होने से, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है बिलीरुबिन। आरबीसी के बिलीरुबिन, हालांकि दो चीज बनती है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डीन। तो बिलीवर्डीन भी बाद में बिलीरुबिन में चेंज हो जाता है। ये थोड़ा हाई लेवल की बात है, आपके काम की बात नहीं है। आप तो बस ये ध्यान रखना, आरबीसी के नष्ट होने से क्या बनता है, बिलीरुबिन। चलो, ये जो बिलीरुबिन दिख रहा है आपको, ये जो बिलीरुबिन दिख रहा है, ये पीले रंग का होता है। ये जो बिलीरुबिन दिख रहा है आपको, ये बिलीरुबिन कौन सा रंग का होता है, ये येलो रंग का होता है। येलो का मतलब आप बताना है कौन से रंग का होता है, ये पीले रंग का होता है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये बिलीरुबिन जो है ये येलो रंग का होता है। अब आगे वाली बात सुनना, बिलीरुबिन पीले रंग का होता है। अभी बिलीरुबिन पीले रंग का हो गया, तो आगे की सुनना क्या होता है। ये जो बिलीरुबिन होता है, ये जो बिलीरुबिन आपको दिख रहा है, ये बिलीरुबिन क्या करता है ये स्प्लीन के अंदर बना, और स्प्लीन के अंदर बनने के बाद ये बिलीरुबिन जो है ये हमारी किडनी में आता है। ये बिलीरुबिन जो है ये हमारी किडनी में आता है। किडनी सुना है ना आपको, किडनी को क्या बोलते हैं, वृक्क। और ये बिलीरुबिन किडनी में आकर, आपको पता हो तो किडनी के अंदर यूरिन बनता है। ये सब चीजें मैंने आपको पहले बता दी। यूरिन का मतलब क्या बनता है, मूत्र बनता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो मूत्र है, इस मूत्र में क्या पाई जाती है, मूत्र में यूरिया पाया जाता है। याद है ना आपको, मैंने बता रखा है, मूत्र के अंदर यूरिया पाया जाता है। तो क्या होता है, ये जो बिलीरुबिन है, जो प्लिया के अंदर बना, स्प्लीन के अंदर बना, उसके बाद ये हमारी किडनी में आ जाता है। और हमारी किडनी में कहां पर आता है, यूरिन में आ जाता है। और ये यूरिया क्या करता है, किडनी में आके, यूरिया किडनी में आकर किससे मिल जाता है, ये मिल जाता है किससे, बिलीरुबिन से। ये बिलीरुबिन से मिल जाता है। तो बिलीरुबिन और यूरिया दोनों मिल जाते हैं। कहां पर मिल जाते हैं, बिलीरुबिन और यूरिया मिल जाते हैं कहां पर, यूरिन में। और ये दोनों मिलकर एक चीज बना लेते हैं, ये दोनों मिलकर एक चीज बना लेते हैं। और जो चीज बना लेते हैं दोनों मिलकर, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको समझना। इन दोनों को मिलाकर हम एक चीज, बिलीरुबिन और यूरिया मिलकर एक चीज बना लेते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, यूरोक्रोम। उस चीज को हम बोलते हैं यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम क्या होता है ये आपको पता लग गया। तो बताओ यूरोक्रोम क्या होता है। यूरोक्रोम किस में पाया जाता है, यूरोक्रोम हमारी यूरिन में पाया जाता है। और किस किस से मिलकर बना, यूरिया से मिलकर बना और बिलीरुबिन से मिलकर बना। और जब बिलीरुबिन ही पीले रंग का होता है, तो आप बताना ये यूरोक्रोम कौन से रंग का होगा। ये यूरोक्रोम भी आप खुद बता दो कौन से रंग का होगा। यूरोक्रोम कौन से रंग का होगा, येलो रंग का। और इस यूरोक्रोम के येलो रंग या पीले रंग के होने के कारण ही हमारा जो यूरिन होता है, हमारा जो मूत्र होता है, उसका कौन सा रंग होता है। आपको पता होगा यूरिन जो है, इस यूरिन का कौन सा रंग होता है, हल्का पीला। हमारे यूरिन का जो रंग आता है कौन सा होता है, हल्का पीला। हल्के पीले को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, हल्के पीले को इंग्लिश में हम बोलेंगे लाइट येलो। तो हमारे जो यूरिन का हल्का पीला रंग होता है, वो हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, हल्का पीला रंग होता है यूरोक्रोम, वरना क्या, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। ये आ गया वो समझ में, ठीक है। क्यों आता है, तो मेरे ख्याल से पूरी चीज समझ में आ गई होगी। तो एक बार दोबारा देख लेना मैंने क्या बताया। आरबीसी जो है वो 120 दिन तक सर्वाइव करने के बाद आरबीसी जो है वो मर जाती है। उसके बाद आरबीसी मरने के बाद, आरबीसी जो होती है ये मरने के बाद कहाँ चल जाती है, आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में चल जाती है। वहां पर आरबीसी को डेस्ट्रॉय या नष्ट कर दिया जाता है। इसी कारण आरबीसी, इसी कारण जो प्लिया होती है, स्प्लीन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। ये भी चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद आरबीसी कब्रिस्तान, उसके बाद आरबीसी के नष्ट होने से क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है। बिलीरुबिन क्या होता है, मैंने बता दिया आपको, बिलीरुबिन पीले रंग का होता है। ये बिलीरुबिन किस में चल जाता है, यूरिन में चल जाता है। और यूरिन में किससे जुड़ जाता है, यूरिया से। और क्या बना लेता है, यूरोक्रोम बना लेता है। और यूरोक्रोम जो है वो कौन से रंग का होता है, पीले रंग का। इसी कारण हमारे यूरिन का रंग कौन सा होता है, पीला रंग होता है। तो यूरिन का पीला रंग क्यों होता है, मेरे ख्याल से चीज समझ में आ गई होगी। सभी चीज इंपॉर्टेंट है। अब आगे की बात और सुनना।
6 पॉइंट, और 6 पॉइंट क्या है उसको समझते हैं। तो जो स्प्लीन है, स्प्लीन के बारे में, स्प्लीन जो है आप मुझे बता देना इसको हम क्या बोलते हैं। इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी तो बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी तो बोलते हैं, मतलब हम क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान तो बोलते ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको पता है आरबीसी का कब्रिस्तान तो बोलते ही है। पर स्प्लीन के बारे में और भी काम की चीज है, आरबीसी का कब्रिस्तान तो बोलेंगे पर और भी काम की चीज सुनना, और काम की चीज क्या है उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्प्लीन जो है इससे पहले अब सुनना, यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ और उस वर्ड को आप मुझे बताना क्या है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हीमोपोइसिस, तो ये हीमोपोइसिस तो मैंने आपको बता ही दिया हीमोपोइसिस क्या होता है। ये हीमोपोइसिस से भी बेटर वर्ड हम सीख लेते हैं, हीमोपोइसिस से भी बेटर वर्ड मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना अगर ये समझ में आ रहा है तो आपके। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इरिथ्रोपोइसिस, मैंने पहले ही बता रखा है इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, तो आप खुद बता दो इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब आरबीसी का निर्माण करने की प्रोसेस को बता रखा ना सब, आरबीसी के निर्माण या फॉर्मेशन को, आरबीसी के निर्माण या फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस, ये सभी को पता है। तो आप आगे ये बात सुनना, इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है पता लग गया, तो इसी से मैं एक वर्ड बना रहा हूँ और वो वर्ड क्या है, उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोएटिक, इरिथ्रोपोएटिक अंग। अभी इरिथ्रोपोएटिक अंग, और इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, ऑर्गन का मतलब होता है अंग, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑर्गन का मतलब होता है अंग। तो इसका पूरा मतलब क्या हो गया, तो इरिथ्रो का मतलब आरबीसी, पोएटिक का मतलब निर्माण करना। ऐसे अंग जो आरबीसी का निर्माण करते हैं, ऐसे अंग जो आरबीसी का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोएटिक अंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इरिथ्रोपोएटिक अंग का मतलब बता देना क्या हो गया, ऐसे अंग जहां पर आरबीसी बनती है उसे बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिक अंग। अब सुनना मेरी बात, तो जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तभी उसका शरीर आरबीसी बनाने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आरबीसी पैदा होने के बाद बनेगी, हमारा शरीर आरबीसी जो है ये पैदा होने से पहले ही बना लेता है जब हम माँ के पेट के अंदर होते हैं। तो हमारे पेट के अंदर सबसे पहले जो आरबीसी बनती है, सबसे पहले हमारे अंदर जो आरबीसी बनती है वो कहाँ पर बनती है, योग सेक। योग सेक हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक अंग होता है, इस योग सेक के अंदर सबसे पहले आरबीसी बनती है। बच्चा जब हम माँ के पेट के अंदर होते हैं, जब हम माँ के पेट के अंदर होते हैं तो योग सेक के बाद और कौन आरबीसी बनाता है, तो योग सेक के बाद आरबीसी कौन बनाता है, लीवर बनाता है। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत, और यकृत के अलावा और कौन बनाता है, स्प्लीन बनाता है। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, प्लिया। इसका मतलब ध्यान दे, ये माँ के पेट के अंदर की बात कर रहे हैं। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो सबसे पहले आरबीसी कौन बनाता है, योग सेक, और योग सेक के बाद कौन बनाता है, लीवर बनाता है और स्प्लीन बनाता है। और जब जन्म हो जाता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जब बर्थ हो जाता है हमारा, अब मान लेना ये हमारा बर्थ हो गया, तो बर्थ होने के बाद, बर्थ का मतलब जन्म होने के बाद हमारे अंदर केवल और केवल, फिर अब जन्म के बाद हमारे अंदर केवल और केवल आरबीसी कौन बनाएगा, तो केवल बनाता है रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो का मतलब लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा, इसका मतलब एक बात समझ में आ गया। आग से कोई पूछे इरिथ्रोपोइटिक अंग कौन कौन होते हैं तो आपको पता लग गया। तो आरबीसी कौन कौन बना सकता है, योगसेक भी बना सकता है, लीवर भी बना सकता है, स्प्लीन। पर ये तीनों अंग जो हैं, ये जो तीनों दिख रहे हैं आपको, ये जन्म से पहले आरबीसी बनाते हैं। जन्म से पहले क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है। उसके बाद कौन बना रहा है आरबीसी, तो उसके बाद रेड बोन मेरो ही बना रहा है। तो यहाँ तक की चीज मेरे ख्याल से पूरी चीज समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे और बात सुनना, तो आप मुझे बताओ अगर क्वेश्चन ये आ जाए, स्प्लीन जो है, ये स्प्लीन के बारे में कुछ कमेंट्स, तो स्प्लीन जो है ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी तो कहलाता है, पर आप मुझे बताना स्प्लीन, इसके अलावा आप बताना। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी तो बोलते हैं, पर इसके अलावा स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, इसके अलावा हम स्प्लीन को और क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोएटिक, इरिथ्रोपोएटिक अंग भी बोलते हैं, इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन भी बोलते हैं। क्यों इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन बोलते हैं, चीज समझ में आ गया होगा। तो आरबीसी को हम इरिथ्रोपोएटिक अंग कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे की चीज सुनना, बात थर्ड लास्ट बात 6 में चल रहा है, अब वो सुनना। हमारे शरीर में आरबीसी बनती है, आपको पता है, रेड बोन मेरो के अंदर, सही है। तो अब बात सुनना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, हमारे शरीर में कुछ अतिरिक्त आरबीसी भी बनती है। अतिरिक्त आरबीसी का मतलब एक्स्ट्रा आरबीसी, रेड बोन मेरो एक्स्ट्रा आरबीसी।
रेड बोन मेरो कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक्स्ट्रा आरबीसी बना लेता है। तो जो अतिरिक्त आरबीसी है, ये अतिरिक्त आरबीसी स्टोर हो जाती है। ये अतिरिक्त आरबीसी जो है ये स्टोर होती है। स्टोर का मतलब ये क्या होती है, संग्रहित होती है। तो ये अतिरिक्त आरबीसी जो स्टोर होती है, संग्रहित होती है, ये कहाँ संग्रहित होती है? तो इसका आंसर क्या बोलोगे, स्प्लीन के अंदर संग्रहित होती है। स्प्लीन जो हम पढ़े, स्प्लीन का मतलब पिलिया, स्प्लीन के अंदर संग्रहित होती है। तो यहाँ पर एक बात और सुनना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, और वो बात मैंने क्या बोली कि जो अतिरिक्त आरबीसी है, जो एक्स्ट्रा आरबीसी है, ये एक्स्ट्रा आरबीसी स्टोर होती है। स्टोर का मतलब कहां पर संग्रहित हो जाती है, स्प्लीन के अंदर। इसी कारण जब हमको जरूरत पड़ती है, हमको जरूरत कब पड़ जाती है, मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे अंदर बहुत सारा ब्लड बाहर निकल गया, तो मेरे अंदर जो स्प्लीन के अंदर स्टोर ब्लड था, फिर वो स्टोर ब्लड बाहर निकल जाता है, मेरी बॉडी में ज्यादातर काम करता है। इसका मतलब जो आरबीसी के अंदर स्टोर ब्लड है, ये बुरे टाइम में काम आ सकता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये आ जाए कि आरबीसी कहाँ स्टोर होती है, थोड़ी बहुत मात्रा में आरबीसी कहाँ स्टोर होती है, तो आप क्या बोल दोगे, स्प्लीन में होती है। तो यहाँ से हमको एक बात ये भी पता लग गया, और वो क्या पता लग गया कि क्वेश्चन ये आ जाए ब्लड बैंक, क्वेश्चन ये आ जाए ब्लड बैंक कौन से ऑर्गन को कहा जाता है, ब्लड बैंक कौन से ऑर्गन को कहा जाता है, तो आप बता देना किसको कहा जाता है, स्प्लीन को। अब बहुत से बच्चों के डाउट ये आएगा, सर ब्लड बैंक या आरबीसी बैंक थोड़ी बोल रहे हैं, तो सुनना, आप मुझे बताओ हमारी बॉडी, हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूसी या प्लेटलेट? आरबीसी है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा सेल आरबीसी हमारे ब्लड में, इसी कारण ब्लड बैंक बोल दो या आरबीसी बैंक बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो कौन है, स्प्लीन। तो इसका मतलब ये हो गया, स्प्लीन के लिए हमको कितनी बात पता लग गई, तो स्प्लीन के लिए हमको 3 बात पता लग गई, जो एग्जाम के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्प्लीन या पिलिया के ऊपर। तो आप खुद बता देना, पहली बात क्या पता लगी, पहली बात ये पता लगी, स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब कब्रिस्तान, कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। दूसरी बात स्प्लीन के ऊपर क्या पता चली, स्प्लीन जो है ये एक प्रकार का कौन सा ऑर्गन है, ये एक प्रकार का एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन भी, ये एक प्रकार का एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन भी है। और उसके बाद बताना और क्या बात पता लग रही, और क्या बात पता लगी स्प्लीन के अंदर, और आपको एक बात और पता लग गई होगी कि स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ब्लड बैंक, बॉडी का ब्लड बैंक। समझ में आ गया होगा ब्लड बैंक क्यों बोल रहे हैं, या ऑप्शन में आरबीसी बैंक भी आ सकता है, आरबीसी का बैंक किसे कहा जाता है। और क्वेश्चन ये आ जाए आरबीसी कहाँ स्टोर होती है, तो आप आंसर बोल देना प्लिया में होती है। तो मेरे ख्याल से पूरी चीज प्लिया की भी बात पता लग गई होगी, यहाँ तक की भी बात पता लग गई होगी। आगे चलते हैं, तो ये सभी चीज इंपॉर्टेंट है। तो प्लिया पर हमने बहुत सारी चीज भी पढ़ ली यहाँ तक। अब आगे की बात सुनना, ये हमारे शायद 6 पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट। अब जो 7 पॉइंट है, वो 7 पॉइंट क्या है उसको थोड़ा समझना। आपको पता ही है, जो अभी मैंने बताया कि हमारा हीमोग्लोबिन है, ये हमारा हीमोग्लोबिन है, और सभी लोगों को पता है हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर आयरन पाया जाता है। और आप मुझे बताना आयरन भी कौन सी अवस्था में पाया जाता है, +2 अवस्था में पाया जाता है। और +2 अवस्था वाले आयरन को हम क्या बोलते हैं, फेरस, ये सभी को पता है। अब आगे की बात सुनना, और आगे की बात क्या है, अगर हम एक ऐसी जगह चल जाएं, अगर हम एक ऐसी जगह चल जाएं जहां पर नाइट्रेट बहुत ज्यादा हो, नाइट्रेट का नाम सुना होगा आपने, नाइट्रेट एक केमिकल है, नाइट्रेट जो है ये एक केमिकल है, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट जो है ये एक प्रकार का केमिकल होता है। तो अब देखना क्या होगा, अगर हम एक ऐसी जगह चल जाए जहाँ पर नाइट्रेट बहुत ज्यादा है, नाइट्रेट बहुत ज्यादा है, जैसे पानी वानी में चल गए, पानी में नाइट्रेट ज्यादा, ऐसे पानी में चल जाए जहाँ पर नाइट्रेट बहुत ज्यादा मिलता है, तो क्या करता है नाइट्रेट, क्या करता है, ये जो हीमोग्लोबिन है, ध्यान से सुनना, ये जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन को वापस लिख देते हैं। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम पाया जाता है, उसके अंदर जो आयरन होता है, तो इस आयरन को क्या करता है, ये +2 से +3 में बदल देता है, ये +2 से +3 में बदल देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आयरन +2 से +3 में बदल देता है, तो ऐसे आयरन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे आयरन को हम बोलते हैं फेरिक, ऐसे आयरन को हम क्या बोलते हैं, फेरिक। ये पता लग गया आपको, फेरिक बोलते हैं। तो बात समझना, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के अंदर अगर आयरन फेरिक अवस्था में बदल जाता है, तो ऐसे हीमोग्लोबिन को हम एक नाम से जानते हैं, और जो नाम है वो है मेथ हीमोग्लोबिन, मेथ हीमोग्लोबिन। मेथ हीमोग्लोबिन, तो मेथ हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो आप बोल देना ऐसा हीमोग्लोबिन होता है जिसके अंदर आयरन कौन से अवस्था में पाता है, तो आप बोल देना आयरन कौन से अवस्था में पाता है, +3 अवस्था या फेरिक अवस्था में पाता है, इसे बोलते हैं मेथ हीमोग्लोबिन। और इस मेथ हीमोग्लोबिन होने के कारण, इस मेथ हीमोग्लोबिन के होने के कारण जो हमारा कलर होता है, हमारी बॉडी का जो रंग आता है, हमारे जो शरीर जो है, इस शरीर का रंग का मतलब जो बॉडी का कलर होता है,
हमारे बॉडी का जो कलर होता है वो कलर कौन सा हो जाता है, नीला। वो कलर हमारी बॉडी का कलर नीला हो जाता है, नीले का मतलब क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इसी कारण एक बीमारी बनती है, और जो बीमारी बनती है उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, उस बीमारी को हम बोलते हैं ब्लू, उस बीमारी को हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। उस बीमारी को हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आ जाए, ये लिख दिया मैंने ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों बोला, क्योंकि इसमें हमारा बॉडी का रंग कैसा हो गया, नीला हो गया, इसलिए से हम क्या बोल देंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये आ जाए कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये किस कारण होता है, तो आंसर क्या होगा, नाइट्रेट की अधिकता के कारण। नाइट्रेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। हालांकि सुनना, ब्लू बेबी सिंड्रोम और भी रीजन से हो सकता है, और रीजन क्या है, हमारे शरीर में किसी भी कारण से अगर हमारी बॉडी का रंग नीला पड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसका एक रीजन तो नाइट्रेट की अधिकता है, इसका रीजन एक और है, और वो है, आपने सुना होगा दिल में छेद होना। बच्चों के दिल में छेद हो जाता है, वो बच्चों के दिल में छेद कैसे होगा, तो हम जब दिल पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे जब भी देखेंगे। पर दिल में छेद होने के कारण भी, अगर हमारे हार्ट में छेद हो जाए तो हमारे हार्ट में छेद होने के कारण भी बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। सही है, चलो ठीक है, पता लग गया नाइट्रेट क्या होता है, मेथ हीमोग्लोबिन क्या होता है, नीला कैसे होता है, ये हमको पूरा पता लग गया। और हीमोग्लोबिन जो है इसमें फेरस अवस्था होती है, इसमें फेरिक होती है, ये भी मेरे ख्याल से आपको सब चीज पता लग गई होगी। अब आगे चलते हैं। तो हमने कौन कौन से पॉइंट देख लिए, एक बार देख लेना। ऑक्सीहीमोग्लोबिन पढ़ लिया, ग्लोबिन का पढ़ लिया हमने, उसके बाद आरबीसी का लाइफ स्पान देख लिया, उसके बाद मरी हुई आरबीसी का क्या होता है वो हमने देख लिया। और आई थिंक जहां तक मुझे लगता है हमने सब चीज देख ली। अब हम आगे चलते हैं, कोई भी चीज ऐसी बची हुई नहीं होगी। कौन से अवस्था में बताया मैंने, मेथ हीमोग्लोबिन बता दिया, स्प्लिन का होता है। एक बात और यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, और वो एक बात क्या है वो सुनना, शायद 7 पॉइंट है, और उस 7 पॉइंट में सुनना आप। किडनी को हम जब पढ़ेंगे, पर एक बात सुनना, ये किडनी है हमारी, इसमें कोई डाउट नहीं। किडनी को हम बोलते हैं वृक, किडनी को हम बोलते हैं वृक, ये हमारी किडनी है। और जो हमारी किडनी है इससे एक हार्मोन निकलता है, हमारी किडनी से एक हार्मोन निकलता है, हार्मोन निकलता है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि सर हार्मोन निकलता है, हार्मोन तो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी है, नो, उन अंतःस्रावी ग्रंथि का मेन काम हार्मोन निकालना ही था। किडनी का मेन काम हार्मोन नहीं है, किडनी का मेन काम जो होता है वो, आप बताना, किडनी का जो मेन काम होता है वो यूरिन का बनाना होता है। हाँ, साथ ही साथ किडनी हार्मोन बनाने का काम भी कर लेती है। तो किडनी से एक हार्मोन निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हार्मोन निकलता है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हार्मोन, और जो हार्मोन निकलता है, ये हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम क्या है, तो पहले तो नाम सुनना क्या है, इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। इसको इंग्लिश में भी लिख देता हम, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कहां से निकलेगा, किडनी से निकलेगा। तो आप बताना, इरिथ्रो का मतलब इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी, पोएटिन का मतलब निर्माण करना, ऐसा अंग जो आरबीसी का निर्माण, सॉरी, ऐसा हार्मोन जो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करे, उसे हम क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। तो ये इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या करता है, ये इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन आरबीसी के निर्माण, निर्माण का मतलब आरबीसी के फॉर्मेशन को, आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या करता है, ये आरबीसी के फॉर्मेशन को प्रेरित करता है। इसका मतलब ये निकलेगा यहाँ से, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कहां से निकलेगा, किडनी से निकलेगा। और किडनी से निकलकर, ये किडनी से निकलकर रेड बोन मेरो के पास जाएगा। रेड बोन मेरो का मतलब लाल अस्थि मज्जा के पास जाएगा, और वहां से किसको प्रेरित करेगा, वहां से आरबीसी के निर्माण को बनवाएगा, आरबीसी के निर्माण को, आरबीसी का निर्माण ज्यादा करेगा। इसी कारण जब हमारे अंदर ब्लड बहुत सारा निकल जाता है, मान लो किसी को एनीमिया हो रखा है, हमारा ब्लड बहुत ज्यादा निकल गया, एक्सीडेंट हो गया, तो हमारी किडनी जो होती है ये इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को ज्यादा निकलने लग जाती है। और जब इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन ज्यादा निकलने लग जाएगा तो आरबीसी ज्यादा बनने लग जाएगी, और आरबीसी ज्यादा बनने लग जाएगी तो आपको पता ही क्या हो जाएगा, आरबीसी ज्यादा बनने लग जाएगी तो वापस हमारा बॉडी का जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ तक की पूरी चीज मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। एक बात और, जो नेक्स्ट बात है वो नेक्स्ट बात हम आगे कर लेते हैं, और वो नेक्स्ट बात क्या है वो सुनना। 8 पॉइंट, हालांकि मैंने पढ़ा दी आपको, आपको पता ये आरबीसी हमारी, एक बात और देख लो, ये आरबीसी पूरी, क्योंकि आरबीसी चल रही है, आरबीसी बढ़ी है, ये आरबीसी है। और आप सभी को पता है कि आरबीसी जो है इसकी सरफेस पर, क्योंकि ये बात मैंने पहले पढ़ा दी, पर क्योंकि आरबीसी चल रही है इसलिए देख लेते हैं। आपको पता है आरबीसी की जो सरफेस है, इस सरफेस पर प्रोटीन पाया जाता है, याद है ना, इस सरफेस पर प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो प्रोटीन पाया जाता है, इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, आप सभी को पता होगा, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं एंटीजन। ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं एंटीजन।
और आप सभी को पता है क्योंकि चीज मैंने पढ़ा रखी है पहले, इसलिए इसको जल्दी देख लेते हैं। ये एंटीजन जो है आप बताना कितने टाइप के होते हैं। ये एंटीजन 2 टाइप के होते हैं, और 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। और इन दो एंटीजन के आधार पर आप बताना हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, वो ब्लड ग्रुप आप बताना कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। और 4 टाइप के कौन से होंगे? ए बी और ओ। ये तो हमने ब्लड ग्रुप की क्लास में देख लिया। यहाँ पर बस मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, हमारा जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है वो भी आरबीसी के आधार पर ही होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर करते हैं? एंटीजन के आधार पर। और एंटीजन कहाँ होता है? आरबीसी पर ही तो होता है ना। तो आरबीसी किस में भी काम आती है? रक्त समूह के निर्धारण में भी काम आती है। सही है। आरबीसी किस में काम आती है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में भी काम आती है। आरबीसी में किस में काम आती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी काम आती है। हालांकि वो मैंने पढ़ाया नहीं, वो मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा जब हम श्वसन या रेस्पिरेशन क्लास पढ़ेंगे। तो ये आरबीसी पूरी हो गई, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बड़ी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है। पर मैं क्लास को खत्म करूं उससे पहले कुछ लोगों के डाउट थे अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर, अंतःस्रावी तंत्र के अंदर, उसको मैं दूर कर देता हूं। और वो डाउट क्या था? अंतःस्रावी ग्रंथि का डाउट है, उसको हम यहाँ दूर कर लेते हैं 2-3। अंतःस्रावी ग्रंथि, और अंतःस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें 1-2 डाउट है, वो देख लेना, और वो क्या है वो सुनना। एड्रिनल जो हमने ग्रंथि पढ़ी थी, एड्रिनल जो ग्रंथि थी, इस एड्रिनल ग्रंथि को थोड़ा ध्यान से सुनना है। जो एड्रिनल ग्रंथि है, इस एड्रिनल ग्रंथि को 4S ग्लैंड भी बोला जाता है। एड्रिनल ग्रंथि को 4S ग्लैंड भी बोला जाता है। 3F मैंने बता दिया था, 4S ग्लैंड भी बोला जाता है। अब 4S क्यों बोला जाता है तो सुनना, यहाँ एक एस से बनता है सेक्स, एक एस से बनता है सेक्स हार्मोन। अभी मैं आपको बता दूंगा। एक एस जो है, इस एक एस से क्या बनता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? तनाव। एक एक्स जो है इससे बनता है साल्ट रिटेंशन। और एक एस जो है, इस एक एस से बनता है शुगर कंट्रोल। अब सुनना कैसे? अगर आपको पता हो तो एड्रिनल जो ग्लैंड है, सब समझ में आ जाएगा आपको। एड्रिनल जो ग्लैंड है, इसके अंदर आपको पता है ना 2 भाग थे, एक तो मेडुला था और एक कोर्टेक्स था। और आपको पता है कोर्टेक्स से 3 हार्मोन निकल रहे थे, याद हो तो बताओ कौन सा निकल रहा था? एल्डोस्टेरोन निकल रहा था, याद होगा आपको। कोर्टिसोन निकल रहा था, और कौन सा निकल रहा था? सेक्स कोर्टिकोस्टेरोन निकल रहा था। और मेडुला से कौन सा हार्मोन निकल रहा था? मेडुला से कौन कौन सा निकल रहा था? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। अब आप मुझे बताना, यहाँ से खुद देखना, मेडुला से सॉरी एड्रिनल से सब निकल रहे हैं, तो आप बताना एड्रिनल के मेडुला वाला भाग से एड्रिनल और नॉर एड्रिनल है। ये एड्रिनल और नॉर एड्रिनल आप मुझे बताना स्ट्रेस में काम नहीं आता क्या? मैंने बताया नहीं था कि आपको एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनल अपोजिट कंडीशन में काम आता है, विपरीत परिस्थिति में काम आता है। घर में किसी की डेथ हो गई, कल रिजल्ट आने वाला, तनावफुल कंडीशन में काम आता है। इसी कारण तनाव से बना स्ट्रेस, स्ट्रेस से बना है केस, स्ट्रेस में काम आ रहा है। दूसरा आप देख लो एल्डोस्टेरोन। आप मुझे बताना एल्डोस्टेरोन किसको क्या करता था? एल्डोस्टेरोन क्या करता था? साल्ट। साल्ट कौन सा साल्ट? सोडियम। सोडियम को वापस बॉडी में रखता था ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं? साल्ट रिटेनिंग। रिटेनिंग का मतलब वापस बना, रिटेनिंग का मतलब क्या होता है? वापस बना के रखना। रिटेनिंग, रिटेनिंग का मतलब वापस बना के रखना। कौन से साल्ट को? सोडियम को, क्योंकि एल्डोस्टेरोन के द्वारा साल्ट रिटेन हो रहा है, सोडियम वाला। ये पता लग गया। कोर्टिसोल, आपको पता नहीं कि कोर्टिसोल हार्मोन जो है ये ग्लूकोज को बैलेंस बना के रखता है। मैंने आपको बताया नहीं था कि इंसुलिन हार्मोन जो है ये तो रक्त के अंदर ग्लूकोज को सेल में लेके आता है, और कोर्टिसोल हार्मोन क्या करता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक प्रकार की शुगर ही तो है। ग्लूकोज को शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज को शुगर कैसे बोलते हैं मैं आपको बाद में बता दूंगा जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। तो शुगर का कंट्रोल कर रहा है। और आप मुझे बताना कोर्टेक्स से सेक्स कोर्टिकोस्टेरोन निकलता था ना, जो हमारे सेक्स हार्मोन को बैलेंस करता है। तो सेक्स हार्मोन को तो एस आ गया, तो 4 एस आ गए। इसी कारण एड्रिनल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? 4S ग्लैंड। एक बात और बताना, ये भी बात मैंने आपको बताया था, यहाँ से कुछ ये भी पूछा था कि जो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनल हार्मोन निकलता है, इसे करो या मरो का हार्मोन भी बोलते हैं। ये तो मैंने शायद समझा ही दिया था आपको, करो या मरो हार्मोन भी बोलते हैं। डू एंड डाई। डू एंड डाई का मतलब कैसे समझा? करो या मरो हार्मोन भी क्यों बोलते हैं आप खुद बताना। याद है आपको जब मैंने एड्रिनल और नॉर एड्रिनल के बारे में बताया था 3F हार्मोन, तो बताना एक क्या था? एक F का मतलब फियर था, एक F का मतलब क्या था? फाइट, और F का मतलब क्या था? फ्लाइट। तो आप मुझे बता, मैंने जैसे आपको बताया था शेर आपके पीछे पड़ गया, तो आप क्या करोगे? शेर से लड़ोगे। अगर आपके पास आ गया तो, अगर आपके पास ही आ गया तो लड़ोगे ना, करोगे। और आप मुझे बताना करोगे, या फिर अगर आपसे दूर है तो आप भगोगे उससे। तो करो या मरो, करो का मतलब डू, और अगर एड्रिनल हार्मोन निकलेगा तो आप लड़ाई कर लोगे उससे।
और अगर एड्रिनल हार्मोन कम निकलेगा तो आप मर जाओगे, क्योंकि आप कैसे मर जाओगे, अगर आपके पास आ भी गया शेर तो आप लड़ नहीं पाओगे, या शेर अगर आपके पीछे है तो आप भाग नहीं पाओगे, अगर एड्रिनल हार्मोन निकल पाएगा तो आप मर ही जाओगे। तो डू एंड डाई हार्मोन भी बोलते हैं किसको, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनल को। और पूरी एड्रिनल ग्रंथि को हम कौन सी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, 4S ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्या क्या बचा हुआ है, WBC, प्लेटलेट और प्लाज्मा, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।